हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती है मदद ताकि कर सके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं द लास्ट लेसन के बारे में, जो फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंस डॉर्डन ने लिखी है। आज हमें बात करनी है द लास्ट लेसन के रिमेनिंग पोर्शन के बारे में। आइए देखते हैं। Whenever I looked up from the writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब कभी मैं लिखने के दौरान अपने सर को ऊपर करके देखता था तो एम हेमल साहब मुझे चेयर पे मोशनलेस स्थिर चित्त एक जगह बैठे हुए दिखाई देते थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, वो कभी किसी चीज़ को गेज करते थे, ध्यान से देखते थे, कभी किसी दूसरी चीज़ को, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in the little schoolroom. As if Mano, he wanted to fix everything in his mind. He wanted to frame every memory in his mind. He wanted to pin down every image of the little classroom in his mind. ऐसा लगता था मानो वो क्लासरूम की हर एक चीज़ को अपने मेमोरी में हमेशा के लिए बसा लेना चाहते हों। फैंसी, सोचो तो जरा। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। पिछले 40 सालों से वो उसी जगह पर थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। विंडो से बाहर उनका गार्डन और अंदर उनकी क्लास हुआ करती थी। पिछले 40 साल में जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। शायद केवल क्लास की डेस्क और बेंच समय के साथ साथ टीयर एंड वियर के नाते थोड़े खराब हो गए। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर। बस इतना सा फर्क आया इन 40 सालों में कि वॉलनट की जो ट्री लगे थे गार्डन में वो पहले से लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। और हॉप वाइन जो उन्होंने लगाया था वो विंडो से होता हुआ रूफ की तरफ जा चुका था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. How it must have broken his heart. उनका दिल कितनी बुरी तरह टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, पिछले 40 सालों से यहाँ के लोगों की सेवा उन्होंने की और आज अचानक से एक दिन आदेश आता है कि यहाँ पे फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाया जाएगा और उन्हें वो अपना एल्सेस एंड लॉरेन स्टेट छोड़ना पड़ेगा। To hear his sister moving about in the room above, उन्होंने ध्यान से सुना अगर तो ऊपर उनकी सिस्टर जो थी रूम में ट्रंक्स को पैक कर रही थी, ट्रंक में बक्से में सामान को रख रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही एल्सेस एंड लॉरेन छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट इसके बावजूद एम हेमल साहब के अंदर ये करेज था, ये चरित्र बल था कि वो हर एक लेसन के आखिरी शब्द को तक सुनते थे। आफ्टर द राइटिंग, पूरी जो उन्होंने प्लान कर रखी थी पढ़ाने के लिए वो सबको पढ़ाने के लिए तैयार थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग का टास्क जब ख़त्म हुआ तो हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बेबी बू। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने अपनी रेसिटेशन सुनाई। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर had put on his spectacles. बैक ऑफ द रूम, अगर कमरे के पीछे के हिस्सों में देखा जाए जहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे थे वहाँ क्या हो रहा था, छोटे बच्चे फ्रेंच ने देखा, नैरेटर ने देखा, फिर फ्रेंच ही नैरेटर है, आपको पता ही है। हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। हॉजर ने अपने स्पेक्टिकल्स को पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन का मतलब मैंने पहले ही बताया, पहन लिया था, अपने चश्मे को पहन लिया था। होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड्स, उन्होंने अपनी प्राइमर, अपनी बुक को दोनों हाथों में पकड़ लिया। स्पेल द लेटर विद दैम, और लेटर्स को स्पेल कर रहे थे देख करके उस किताब से। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और वहाँ से तुम देख सकते थे दोस्त कि इवन हॉजर साहब जो इतने बुज़ुर्ग थे वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और जब वो अपने लेसन को पढ़ रहे थे तो उनकी आवाज़ भावुक होने के नाते कपकपा रही थी, काँप रही थी। And it was so funny to hear him.
दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और इतने बुज़ुर्ग इंसान को इस तरह से कपकपाती हुई आवाज़ में आंखों में आंसू लिए हुए बोलते सुनना इतना फ़नी लगा, मानो कि मन किया हम सभी हंस पड़े एंड रो भी पड़े। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। क्या बताऊं दोस्तों, किस तरह से मुझे याद है वो आखिरी सबक हमारे कक्षा का, हमारे स्कूल का। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और अचानक से तभी चर्च की बेल में 12 बजने के घंटे बजे और हमें पता चला 12 बज गए हैं। Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window। और उसी पल प्रशियन जो सोल्जर्स थे, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल, अपने ड्रिल से वापस आ रहे थे और उनकी ट्रम्पेट्स, उनकी जो ट्रम्पेट्स थी उसकी आवाज़ हम सुन पा रहे थे, हमारी विंडो से होते हुए गुजर रही थी उनकी सोल्जर्स। एम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमिल साहब अपनी चेयर से खड़े हुए, वेरी पेल, उनका चेहरा काफ़ी निराशा से पीला पड़ा हुआ था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इसके बावजूद मैंने इसके पहले कभी उन्हें इतनी विराट शख्सियत के साथ नहीं देखा। आई नेवर लुक हिम सो टॉल। क्या उनका सम्मान बढ़ गया था आज? एम हैमिल साहब का फ्रेंच की निगाहों में बेहद ज़्यादा सम्मान था, तो इसलिए एम हैमिल के बारे में लिखते हैं नरेटर या फ्रेंच, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने इसके पहले उन्हें कभी इतना विराट, इतना महान नहीं समझा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आई आई बट समथिंग चोक्ड। उन्होंने कहना चाहा मैं, पर कुछ ऐसी बात थी कि उनका गला भर गया। ही कुडेंट गो ऑन, वो अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। इसके बाद जब वो कुछ कह नहीं पाए तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक की एक पीस ली एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतनी बड़े साइज में ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाई वी लव फ्रांस, लॉन्ग लीव फ्रांस। ये वाई वी लव फ्रांस का मतलब होगा लॉन्ग लीव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। इसके बाद वो रुक गए, उन्होंने अपनी सर की टेक दीवार के सहारे ले ली। एंड विदाउट अ वर्ड, और इसके बाद बिना एक शब्द भी कहे हुए, ही मेड ए जेस्चर टू अस, उन्होंने एक जेस्चर के साथ, विद हिज हैंड, अपने हाथ से एक जेस्चर करते हुए उन्होंने कहा, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। आज की स्कूल यहाँ ख़त्म होती है, आप सभी अपने घरों को जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये कहानी ख़त्म होती है द लास्ट लेसन। क्वेश्चन आंसर करने के सेशन और भी होंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी हम आगे मिलेंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना जब हम इंडिया में बैठ के फ्रांस और जर्मनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको रियल लाइफ लोकेशन शो करूं गूगल मैप के थ्रू, तो ताकि आपकी जानकारी थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ में इनरिच हो सके। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के सोर्सेज बहुत सारे मिलेंगे, बट इस तरह से देखना ज़रूरी है कि अगर हम इंडिया में बैठ के फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो एक्चुअली में इंडिया कहाँ पे है, फ्रांस जर्मनी कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया में तो हम सभी बैठे हुए हैं, ये हम लोग का इंडिया यहाँ से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से बात करते हैं जर्मनी और फ्रांस की, तो दोस्तों दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन के बड़े ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ माने जाते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ पे अपना एक अच्छा सा इम्पैक्ट रखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये फ्रांस और ये जर्मनी है। अब बातचीत करूं अगर आज के मॉडर्न फ्रांस की, बात 1817 और 1871 की नहीं है, आज की मॉडर्न फ्रांस की बात करूं तो आज फ्रांस शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज सम ऑड 7 कंट्रीज़ के साथ। 7 देशों से फ्रांस अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिनमें से आपको बड़े बड़े जो देश दिख रहे हैं वो तो क्लियरली दिख रहे होंगे आपको। देखिए मैप में आपको जर्मनी दिख रहा होगा, बड़ा सा देश है दोस्तों, आराम से आप देख सकते हो। इटाली दिख रहा होगा, स्पेन दिख रहा होगा, और अब जो छोटे छोटे देश हैं दोस्तों जो नहीं दिख रहे हैं, अभी मैप को जूम करने पर जूम इन करूंगा तो आपको वो देश, बाकी के जो 4 देश हैं जो बॉर्डर जिनके साथ फ्रांस शेयर करता है वो भी दिख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम इन करते हैं। फ्रांस के पास जो बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं,
ताकि हमें मालूम चल सके कि फ्रांस के साथ और कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। तो देखिए दोस्तों, स्विट्जरलैंड और यहाँ पर एक लग्जमबर्ग, बेल्जियम के पास दोस्तों आपको एक लग्जमबर्ग कंट्री दिखी, तो ये एक लग्जमबर्ग हो गई दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे स्विट्जरलैंड की, तो आपको फ्रांस से शेयर करता हुआ बाउंड्री आपको स्विट्जरलैंड का दिख रहा होगा दोस्तों, इटली से थोड़ा सा ऊपर, यानी मिलान जो सिटी है, इटली की मिलान सिटी काफ़ी फेमस है दोस्तों, ये देख सकते होंगे। तो यहाँ स्विट्जरलैंड से बाउंड्री शेयर करता है फ्रांस अपनी। अब बात करते हैं बेल्जियम की, तो दोस्तों देखिए लग्जमबर्ग के जस्ट ऊपर बेल्जियम की बॉर्डर है, तो ये बेल्जियम से भी हम शेयर करता है। अब दो बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनके साथ फ्रांस अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और उसके लिए मुझे काफ़ी और जूम इन करना पड़े शायद। तो देखिए दोस्तों, नहीं पड़ेगी ज़रूरत। यहाँ पे मोनाको दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा देश। हाँ, मोनाको बिस्किट नहीं है दोस्तों, मोनाको एक कंट्री का नाम है, और आपको ये दिख रहा होगा मोनाको से बाउंड्री शेयर करता है। और स्पेन जहाँ बार्सिलोना दिख रहा है दोस्तों, इसके बगल में आपको एंडोरा दिख रहा है। तो एंडोरा इज़ ऑल्सो ए स्मॉल कंट्री। सो समआउट 7 कंट्रीज़ के साथ फ्रांस करता है अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर। एंडोरा आपको विजिबल हुआ यहाँ पर दोस्तों, बार्सिलोना के बिल्कुल पास में, स्पेन के पास में। तो इन 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करता है शेयर। अच्छा दोस्तों, आज फ्रांस और इंडिया के बीच जो रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक लेवल का, फॉरेन लेवल पे जो हमारे रिलेशन से पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं टाइज। The COVID crisis has severely affected all the peoples of the world and has accentuated international instabilities and tensions. What was important to France and India before is even more so today. A world of international solidarity instead of a world where might makes right. Indeed, the world of tomorrow must not be worse than the one of yesterday. That is why France is committed to working with partners such as India, who share the same values and ambitions, strengthen multilateralism and international law, make the Indo-Pacific an open, prosperous and rule-based region, join forces to fight climate change, humanity's greatest challenge. India has a vital role to play, and the Indo-French partnership is our strongest asset to build the post-pandemic world. इंडिया से फ्रांस के लिए और फ्रांस से इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें गुड्स आती जाती हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये गुड्स किन रास्ते से इंडिया आती जाती होंगी, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पे एक इमेज देता हूँ जो बताएगा कि इंडिया से फ्रांस के बीच जो क्लोजेस्ट सी रूट है वो किन 2 एयरपोर्ट्स के बीच है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोर्ट ऑफ मुंबई की बात की जा रही है और बैसे इंद्रे फ्रांस की बात की जा रही है। तो पोर्ट ऑफ मुंबई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ थोड़ा सा जूम इन करूँगा आपको। ये देखिए मुंबई आपको दिख रहा है, और मुंबई से होते हुए किस तरह से सी पोर्ट्स, मुंबई सी पोर्ट से होते हुए किस तरह हमारी बड़ी बड़ी जो शिप हैं, कंटेनर्स जिनके पास हैं बड़े बड़े, एक्सपोर्ट करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए, चीज़ों को लाने के लिए या ले जाने के लिए किस रास्ते का यूज़ करती हैं। अगर मैं आपको एक बिल्कुल प्लेन रास्ता बताऊं तो ये जो कि कॉमर्शियली वायबल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दूर है, तो आपको यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए अरेबियन सी से होता हुआ या बे ऑफ बंगाल से होता हुआ नीचे आइए आप दोस्तों, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से यहाँ अफ्रीकन बाउंड्री से, साउथ अफ्रीका जो नीचे कॉर्नर में दिख रहा है, अफ्रीकन जो ये इंडियन ओशन से आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ मूव करती है हमारी शिप। साउथ अटलांटिक ओशन से होता हुए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफ्रीकन बाउंड्रीज को टच करते हुए, और ऊपर साउथ अटलांटिक ओशन से नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ हमारे शिप पहुँचे। फिर यहाँ से पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, यूके, आयरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ तक आराम से हमारी शिप जा सकती है। बट ये काफ़ी लॉन्ग रूट हो जाएगा दोस्तों, और कॉमर्शियली वायबल इस वजह से बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर फ्रांस से इंडिया किस तरह से जो शॉर्टेस्ट रूट है ट्रेड बिजनेस का, ट्रेड का, कॉमर्स का, वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया से जो है जो शॉर्टेस्ट रूट है, इंडिया से बैसी इंद्रे फ्रांस तक की, इस बीच में 15 और भी पॉइंट्स आते हैं जहाँ से होते हुए हमें निकलना होता है। मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस जर्नी के बीच में, इस वॉयज के बीच में पड़ेंगे, वो आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों,
इंडिया से जैसे पोर्ट ऑफ मुंबई से हम आगे बढ़ें, हम अरेबियन सी में हमारी शिप्स आती हैं और अरेबियन शिप से होते हुए गल्फ ऑफ एडन जो आपको दिख रहा है, यानी कि अफ्रीका और इधर अरेबियन कंट्रीज़ की तरफ से अरेबियन कंट्री, इधर आप अगर आप थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मालूम चलेगी दोस्तों। ये जो जिबूती है, हाँ डी साइलेंट है इसके नाम में, ये जो जिबूती है यहाँ पे चाइना ने अपना एक मिलिट्री का बेस कैंप बना रखा है, इंडिया को पर्ल ऑफ स्ट्रिंग के थ्रू घेरने की कोशिश में, ताकि इंडिया को कंट्रोल कर सके, यहाँ से वो एक प्रेशर बना सके। तो ये गल्फ ऑफ एडन के बीच जो जिबूती और इधर येमन दिख रहा है, इस रूट से हमारी शिप अंदर एंट्री करती हैं और ये जो रेड सी में पहुंच जाती हैं, लाल सागर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, रेड सी से पहुंच जाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। और रेड सी से होते हुए हम इजिप्ट की तरफ दोस्तों, नाइल रिवर यहाँ का बहुत फेमस रिवर है, नाइल रिवर से होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और नाइल रिवर से होते हुए सुएज कैनाल, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सुएज कैनाल दिख रहा है, ये काफ़ी बारीक सा है, चूँकि ये इतना बारीक सा सुएज कैनाल है। अभी हाल के दिनों में सुएज कैनाल के बारे में बेहद चर्चा हुई क्योंकि एक इंडियन शिप यहाँ फंस गई थी। ये दिख सकता है दोस्तों आपको सुएज कैनाल, ये जो पतली सी ब्लू कलर की लाइन जा रही है दोस्तों, दिस इज़ वाटर बॉडी एक्चुअली, ये जल मार्ग है और इस सुएज कैनाल के थ्रू हम पहुँचते हैं। और ये सुएज कैनाल हमें कहाँ आगे ले जाके लीड करती है दोस्तों, इसके ज़रिए हम फिर से पहुँच जाते हैं वाटर बॉडी में, ग्रेट बीटर लीक की तरफ। थोड़ा सा इसे जूम आउट करता हूं दोस्तों ताकि अब बता सकूं आपको, मैंने ये बारीकी के साथ जो वाटर बॉडीज छिप जाती हैं, अगर मैं इस तरह से करूं तो वाटर बॉडीज पता ही नहीं चलेंगी, आप जूम आउट करने पे वाटर बॉडीज छिप जा रही हैं। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता था कि इस वाटर बॉडी के थ्रू हम लोग यूज़ करते हुए किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सुएज कैनाल से आगे बढ़ते हुए हम लोग नाइल रिवर से होते हुए आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। ये कायरो जो है इजिप्ट की राजधानी है और आपको पता है कि इजिप्ट में ही नाइल रिवर बहती है। और अगर थोड़ा सा और जूम आउट कर लें तो ये देखिए मेडिटेरेनियन सी में हम लोग पहुंच जाते हैं इसके ज़रिए। अब ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, देखिए मेडिटेरेनियन सी, थोड़ा सा और जूम आउट करूँगा मैं तो देखिए हमें कहाँ तक ले जाती है। मेडिटेरेनियन सी में एक बार हमारे शिप इजिप्ट से होते हुए पहुँच गई अगर, तो अब हमारे लिए चाहे टर्की हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, या चाहे वो ये जो छोटा सा देश है मोनाको, या इधर ट्यूनेशिया हो अफ्रीकन कंट्री, या इधर मोरक्को हो अफ्रीकन कंट्री, इन सभी देशों में हमारी शिप आसानी से पहुंच सकती है। ग्रीस, इन सभी देशों में हमारी शिप जो है बड़े आसानी से पहुंच सकती है। एंड दिस इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी हैव टू ट्रैवल अराउंड, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है इंडियन शिप्स के लिए या फ्रांस से भी चलने वाली शिप के लिए इंडिया पहुंचने के, और जिससे ट्रैवल की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है और इस वजह से ये कॉमर्शियल वायबल रूट माना जाता है। तो बस आज इतनी सी छोटी सी ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था दोस्तों, ताकि आप रियल लाइफ में थोड़ी सी जानकारी और इकट्ठी कर सकें बिसाइड्स द लेसन, बिसाइड्स द चैप्टर। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी सजेशन काइंडली ड्रॉप डाउन इन कमेंट बॉक्स। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।